भाई को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का धमाके लाके शेट ठोक दीजिए, 5000 लौंडे दिख जाना चाहिए। और दोस्तों क्या हाल है, सिनेमा ब्लॉग की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे लेजेंडरी मूवी के बारे में, दी लेजेंड। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। माफ करना, मैं डून पार्ट 2 की बात कर रहा था। हाँ, बट मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि इस मूवी को लेजेंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। बट सबसे पहले जिन्होंने भी चैनल को लाइक कर रखा, सब्सक्राइब कर रखा, उनको दिल से शुक्रिया। और जिन्होंने नहीं कर रखा, कोई बात नहीं, आराम से कर लेना। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज। अगर मैं बात करूँ इस मूवी की हिस्ट्री के बारे में, तो ये डून नाम की सिमिलर नॉवल पे बेस्ड है, जिसके ऑथर थे फ्रैंक हर्बर, और जिसकी अब तक 28 कॉपीज आ चुकी हैं। और इसकी फर्स्ट नॉवल 1965 में आई थी। इंडिया में इस यूनिवर्स के बारे में इतनी बात नहीं होती जितनी स्टार वॉर्स और गेम्स ऑफ थ्रोन के बारे में होती है। पर स्टार वॉर्स और गेम्स ऑफ थ्रोन दोनों के ही क्रिएटर्स ने कई बार ये बोला है कि वो डून की बुक से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं उनकी स्टोरीज़ को लेके। उसके अलावा इस यूनिवर्स की स्टोरी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, और अगर आपने डून पार्ट 1 नहीं देखी है तो मैं उसको हाईली रिकमेंड करूँगा जाके अभी डून का फर्स्ट पार्ट देखो। यूजुअली तो वो मूवी आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। वाकई मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर सकता हूँ इस कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स को समझाने के लिए, थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। बट घबराइएगा मत, मैं कोई भी डून पार्ट 1 और पार्ट 2 को लेके स्पॉयलर्स नहीं देने वाला। डून की बुक की स्टोरी आज से 10,000 साल बाद सेटअप होती है, यानी फ्यूचर में सेटअप होती है। वही इस मूवी की स्टोरी आज से 20,000 साल बाद सेटअप होती है, जहाँ बेसिकली ह्यूमंस ने दूसरे प्लेनेट में जाके जीना सीख लिया होता है। वो इतने एडवांस हो जाते हैं कि वो दूसरे प्लेनेट पे जाके हैबिटेट करने लग जाते हैं। तो फ्यूचर में एआई इतना एडवांस हो जाता है कि काफ़ी सारे ह्यूमंस को डर लगने लगता है कि कहीं हमको ये रिप्लेस ना कर लें, यानी कि सारी की सारी चीज़ें एआई से रिप्लेस ना हो जाएं। तो इसी के चलते कुछ ह्यूमंस रिबेल कर देते हैं और वो इसके अगेंस्ट लड़ाई करते हैं, और उसके बाद जाके वो ह्यूमंस जीत जाते हैं। उसके बाद एक लॉ पास किया जाता है ताकि फ्यूचर में कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी या एआई पे काम नहीं होगा जहाँ पे ह्यूमन का माइंड या फिर ह्यूमन को रिप्लेस किया जा सके। उसके बाद एक्चुअली में ह्यूमंस खुद को ही इवॉल्व करना चालू कर देते हैं, जिसमें सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बेने गेसेरेट्स। ये एक्चुअली में फीमेल्स का एक ग्रुप होता है जो अपनी साइकिक एबिलिटी इतनी ज़्यादा इवॉल्व कर लेते हैं कि वो अपने एंसेस्टर तक की भी मेमोरीज को एक्सेस कर पाते हैं, यहाँ तक कि किसी भी ह्यूमन को कंट्रोल कर सकते हैं और किसी भी बेबी का बर्थ तक चेंज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे होते हैं गिल्ट नेविगेटर, जो कि ह्यूमन को इवॉल्व करके बनाए जाते हैं, जो कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं मेंटर्स, जो कि अपने ब्रेन को बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर लेते हैं, जो किसी भी तरीके की कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन सेकंड्स में कर देते हैं। इनको लोग ज़्यादातर अपने काउंसिल में एज अ काउंसलर्स की तरह रखते हैं। देन एक एम्पोरियम नाम का एम्पायर बनाते हैं, और जो इस एम्पायर का हेड होता है उसे बादशाह एम्परर कहते हैं। और इसके अंदर भी 10 मेजर हाउसेस होते हैं जो कि डिफरेंट प्लैनेट्स को रूल करते हैं। बट 3 मेजर हाउसेस जिसकी स्टोरी हमें इस मूवी में दिखाई जाती है वो होता है हाउस कोरिनो, एट्रेटिस एंड हॉर्कोनेन। तो मैंने इस यूनिवर्स के बारे में आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बता दी हैं जो कि आपको इस यूनिवर्स को समझने में हेल्प करेगा। इसके अलावा भी मूवी में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, वो तो आपको फर्स्ट पार्ट तक ही पता लगेगा। और एक स्पाइस नाम का सब्सटेंस होता है जिसके अराउंड मेजर स्टोरी रिवॉल्व करती है, और बाकी के हाउसेस में किस बात की लड़ाइयाँ होती हैं वो तो भी आपको मूवी देख के ही पता लगेगा। तो मैं आपको हार्डली रिकमेंड करूँगा कि जाओ फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखो अगर नहीं देखा है तो। अगर आप डून का फर्स्ट पार्ट देख चुके हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी थी डून पार्ट 1। देन डून पार्ट 2 की स्टोरी एग्जैक्टली वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पे डून पार्ट 1 की स्टोरी एंड हुई थी। अगर आप देख सकते हो तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि इस मूवी को जाके आईमैक्स पे ही ज़रूर देखना। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं थे, मुझे थोड़े बहुत कूपन लगाने पड़े थे इस मूवी को देखने के लिए आईमैक्स में। मैं गरीब हूँ। डेनिस विलेन्यू जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं, वो इस मूवी के साथ भी एक नया ग्राफ सेट कर देते हैं मूवीज़ के लिए। और विजुअल रिप्रेजेंटेशन तो इस मूवी की कमाल की है। अगर आप नहीं जानते तो ये वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने ब्लेड रनर 2049 और अराइवल जैसी मूवी को डायरेक्ट किया है। ऊपर से जो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी है, यार ग्रेग फिशर ने क्या काम किया है भाई। अगर आप नहीं जानते तो उन्होंने इससे पहले क्रिएटर, बैटमैन, डून, रोग वन और जीरो डार्क 30 जैसी मूवीज़ का सिनेमेटोग्राफी दी है। बाकी इन्होंने डून पार्ट 1 की तरह ट्रेडिशनली ब्लू या ग्रीन स्क्रीन का यूज़ नहीं किया, इन्होंने यहाँ पे ब्राउन स्क्रीन का ही यूज़ किया है, जो कि इसके एटमॉस्फेयर को भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है। और BFX के टाइम भी इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल हो जाता है। अगर बात करूँ म्यूज़िक की तो हांस जिमर का म्यूज़िक यार क्या ही बताऊँ, वो तो ऑलरेडी म्यूज़िक के मैजिशियन है, तो हांस जिमर के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या? बोल सकता है क्या? बाकी एक्टिंग डिपार्टमेंट में भी कोई निराश नहीं करता है। बाकी मेरा फेवरेट तो इसमें ऑस्टिन बटलर का परफॉर्मेंस था, भाई बंदा खा जाता है पूरी मूवी को।
उसके अलावा अगर आपको जेंडिया का परफॉर्मेंस की बात करनी है तो वो आप जाके एक बारी चैलेंजर्स में देख लेना। यार ज़्यादा हो गया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अगर बात करूँ स्टोरी की तो जिस क्लिफ हैंगर पे हमें डून पार्ट 1 छोड़ दिया है, ये मूवी वहीं से कंटिन्यू करती है और उसके बाद हमें दिखाती है कि पॉल अपने माँ के साथ अपने पिता का बदला ले पाता है नहीं ले पाता, वो अपने एम्पायर को खड़ा कर पाता है नहीं कर पाता। ये सारी चीज़ें तो आपको मूवी देख के ही पता लगेगा। बाकी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस मूवी में गेम्स ऑफ थ्रोन वाला मज़ा आया। अगर आपको पसंद है गेम्स ऑफ थ्रोन तो ये मूवी भी आपको पसंद आएगी। बट हाँ, गेम्स ऑफ थ्रोन वाले एक्सपेक्टेशन मत रख के जाना, यू नो। ओके। बाकी जाओ, ये मूवी आप अपनी फैमिली के साथ इजीली एंजॉय कर सकते हो, बहुत अच्छी मूवी है। बाकी इन फ्यूचर मैं एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगा इसके यूनिवर्स को एक्सप्लेन करते हुए। बाकी इस मूवी की एंडिंग एक ओपन एंडिंग रखी हुई है और ये कोई स्पॉयलर्स नहीं है, ठीक है। इसके डायरेक्टर ने ये बात बहुत पहले ही बता दी थी, जो कि पार्ट 3 को भी सेटअप कर सकता है। बाकी अब वो बनेगी या नहीं वो इस मूवी के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। इस मूवी के डायरेक्टर ने ऑलरेडी पार्ट 3 की भी स्क्रिप्ट लिख दी है और उस मूवी का नाम मोस्ट प्रोबेबली मसीहा होने वाला है। चलो, टाइम आ गया इस वीडियो को रैप करने का और आपको पता है आपको क्या करना है। लाइक करना है, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। पीस आउट।